अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, इलेक्शन की डेट का ऐलान हो चुका है और साथ ही साथ उसके बाद इत्तेहाद बनना शुरू हो चुके हैं। MQM का वफ्द आज लाहौर में मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिला और उसके बाद MQM और मुस्लिम लीग नवाज ने यह ऐलान किया कि आने वाले इलेक्शन इकट्ठे लड़े जाएंगे। माजी के अंदर एक ज़माने में हरीफ रहे हैं, दोनों जमातें एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करती रही हैं, लेकिन अब इन्होंने ये ऐलान किया है कि इकट्ठे ही आगे ये सिलसिला चलेगा। ये ज़हन में रखिएगा कि इससे पहले जब PDM की हुकूमत थी उसके अंदर भी MQM एक इत्तेहादी बन के PDM की हुकूमत का हिस्सा रही थी और अब यही लग रहा है कि ये इत्तेहाद अब आगे भी चलने जा रहा है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के लिए एक खतरे की घंटी बज चुकी है? इसी के ऊपर मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मेरे साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा अमीनुल हक साहब इस वक्त मौजूद हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान बंदुखेल साहब। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंचोता साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ ही मौजूद है। अमीनुल हक साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, ये मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद किस तरह बन गया? किस तरह इलेक्शन लड़ने का फैसला हुआ? आप कराची और हैदराबाद सेंट्रिक पार्टी है, पंजाब की एक जमात के साथ आखिर कॉमन ग्राउंड कहाँ से निकला? देखिए मंसूर, मेरा ख्याल है कि माजी में भी PMLN के साथ हमारे ऑफ एंड ऑन कोलिजन पार्टनर रहे हैं और एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप PMLN के साथ हमारा गुज़श्ता कई सालों से चला आ रहा है। आपको याद होगा कि जब 2019 के अंदर मियाँ साहब की तबीयत नासाज हुई और उन्हें बाहर जाने के लिए जब आवाज़ बुलंद की गई तो MQM पाकिस्तान आउट ऑफ द वे पार्लियामेंट में खड़े होकर मैंने खुद मियाँ साहब के लिए आवाज़ बुलंद की, बड़े मियाँ साहब के लिए, कि किसी शख्स की बीमारी पर सियासत ना की जाए बल्कि उन्हें बाहर जाने की इजाजत दी जाए। MQM का तो असली मौक़िफ़ अपनी जगह पर हर मौके पर। इसी तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब का जब प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात थी उस वक्त भी MQM ने एक असली मौक़िफ़ अपनाया और उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए भी बात की। तो हाँ, MQM एक जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक तमाम सियासी पार्टियों से एक रवादारी के साथ आगे बढ़ना चाहती है। यस, PMLN के साथ हमारी गुड वर्किंग रिलेशन बनती चली आ रही थी। जब हमने जिसे कहते हैं कि 30 मार्च 2022 को सियासी जरगे के सामने इस्लामाबाद में दोपहर 2 बजे हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था और उसी एग्रीमेंट के तहत हम PMLN के साथ वफाक में हिस्सा भी बने थे। उसी हिस्से के साथ जो हमने वादा किया था PMLN ने MQM के साथ, मेरा ख्याल डिजिटल सेंसस की बात हुई थी, डिलिमिटेशन के हवाले से बात हुई थी, ग्रीन लाइन को एक्सपेंड करने की बात हुई थी और K4 के मंसूबे पे जो पानी का मंसूबा शहर का है। मेरा ख्याल इन तमाम चीज़ों पर हमें ऐसा नजर आया है कि PMLN जो है वो सिंसियर तरीके से आगे बढ़ना चाहती है। फिर आपने देखा कि डिलिमिटेशन के हवाले से सूरत हाल में बेहतरी आई, डिजिटल सेंसस कराया गया। लेकिन मैं अमीर साहब कदा कलामी की माजरत, लेकिन एक पर्टिकुलर सीट है जहां से शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए थे पिछली दफा कराची से, गालबन NA 242 ये बनता है। मुस्लिम लीग नून की ओवरऑल परफॉर्मेंस 2018 के इलेक्शन में सबसे अच्छी उस सीट के ऊपर थी। अब उस सीट के ऊपर गालबन, जहां तक मुझे याद है, मुस्तफ़ा कमाल साहब को ऑलरेडी टिकट देने का आप लोग ऐलान कर चुके हैं। क्या MQM मुस्तफ़ा कमाल साहब का वो टिकट वापस लेगी और शरीफ फैमिली को वो सीट दी जाएगी? क्या ये फैसला हो गया है आपस में? देखिए, आज जो MQM की मुलाकात PMLN के साथ हुई है वो हमने कौमी सलामती के हवाले से बात की है कि मुल्क को बहरान से कैसे बाहर निकाला जा सकता है। उनमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी ना। नंबर 1 कि माशी सूरत हाल को कैसे बेहतर किया जाए, सियासी हलचल जो पाई जा रही है उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, अगर आईनी बहरान के मसाइल जन्म ले रहे हैं तो उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल 3 इश्यू पे बात हुई है। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम सीट एडजस्टमेंट के हवाले से सिंध के अंदर बिलखसूस मेरा ख्याल MQM और आगे चल के PMLN के साथ हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन ऑलरेडी MQM पाकिस्तान ने कराची में 4 कौमी असेंबली के उम्मीदवार को नामजद कर दिया, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल भाई फ्रंट से लीड कर रहे हैं, बल्दिया टाउन के सीट के ऊपर है। तो मेरा ख्याल है कि इस इश्यू पे चूंकि MQM का ऐलान हो चुका है तो मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर कोई डिस्कशन भी होगी। हाँ, बाकी जो मुख्तलिफ इलाके हैं, इंटीरियर सिंध के मुख्तलिफ इलाके हैं, शिकारपुर है, दादू है, टंडो मोहम्मद खान है, टंडो वाला यार है, सक्कर है, इन तमाम जगहों पर MQM के 30,000, 32,000, 35,000 वोट बैंक मौजूद है। मैं समझता हूँ कि अगर ये PMLN के साथ या JD के साथ अलाइन करते हैं तो मेरा ख्याल सूरत हाल बेहतर ही हो। मैं जस्ट टू बी क्लियर एक दफा, क्योंकि निहाल हाशमी साहब इस वक्त आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, यानी उस सीट पे जहां पे शहबाज शरीफ साहब ने आखिरी दफा इलेक्शन लड़ा था कराची से, वो सीट आप लोग खाली नहीं करेंगे, मुस्तफ़ा कमाल साहब का टिकट वापस नहीं होगा? ये मंसूर मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये क्लियर हो गया कि MQM वो टिकट वापस नहीं लेगी?
देखिए, ये मेरा ख्याल है कि ये कोई एक टिकट और एक सीट का मामला नहीं है और ना हम इसे कन्फ्रंटेशन में जाना चाहते हैं। ये एक असूली फैसला एमकेएम की राब्ता कमेटी का है और एमकेएम का राब्ता कमेटी का जो फैसला होता है हतमी होता है। और इसी तरीके से हमें अगर कोई भी चीज आगे पीछे करनी भी होगी तो इसका ना बाहमी मशावरत होगी। बाहमी मशावरत किसके साथ होगी? दो चीजें, हम हमेशा जनरल वर्क का इजलास बुलाते हैं, उस इलाके का हमसे अपने अवाम अपने वोटर सपोर्टर से राय लेते हैं, उसके बाद फैसला करती है राब्ता कमेटी। तो मैं समझता सो फार यस मुस्तफा कमाल भाई एमकेएम के नुमाइंदे हैं और रहेंगे। और इसमें जो आपका मरकजी दफ्तर बंद हुआ था उसका कंट्रोल और दीगर जो यूनिट्स के दफातर थे उस हवाले से भी कोई बातचीत हुई है? नून लीग आपके इस मौक़िफ़ को सपोर्ट करेगी? मेरा ख्याल है कि एमकेएम का असली मौक़िफ़ है। और देखें मंसूर, आप तो कराची के डायनेमिक देखते रहे 2013, 14, 15, 16 एमकेएम के साथ कितनी जिसे कहते हैं क्रैकडाउन करने की कोशिश की गई। 5000 से 6000 कारकुनान जेलों में डाले गए, 250 लापता कर दिए गए, ऑफिस बंद कर दिए गए। लेकिन इसके बावजूद एमकेएम अपनी बेहतरीन तंजीमी सलाहियतों की बिना पर आज भी शहरी सिंध पे एक मौसर कुव्वत के तौर पर मौजूद है। बड़े बड़े जलसे कराची में, हैदराबाद में, मीर प्रकाश में करके दिखा रही है। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में एमकेएम का डिमांड, और अब हमें अल्हम्दुलिल्लाह 28 सेक्टर ऑफिस खुल चुके हैं, 216 यूनिट यूसी है कराची के अंदर, 216 में तो लगभग 180 के करीब यूनिट खुल चुके हैं। इसी तरीके से हम अब इलेक्शन ऑफिस भी हर इलाकों में खोल रहे हैं। तो हमें अब वो पुराने ऑफिस की जरूरत भी नहीं, हम तो नए नए ऑफिस भी खोल रहे हैं। अवाम के दरमियान मौजूद है, अवाम की आवाज में लाकर इलेक्शन में उतर रहे हैं। निहाल हाशमी साहब, ये अमीनुल हक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, इत्तेहाद बन गया है, इकट्ठे इलेक्शन लड़ने हैं, तो वो जो सीट थी वो तो आपने गुफ्तगू सुन ली, वो आपको खाली नहीं मिलेगी। तो फिर ये इत्तेहाद हुआ किस चीज के ऊपर? नून लीग ने इसमें से क्या हासिल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान आज एक बॉर्डर पे खड़ा है, बॉर्डर लाइन है। हम एक भी गलती नहीं कर सकते। मैं नून लीग से आगे बढ़ के अपने पाकिस्तान की, अपने मुल्क रियासत की बात करूँगा, इस मुल्क के जमहूरी निज़ाम की बात करूँगा, पार्लिमान की बालादस्ती की बात करूँगा, और माजी आपको याद दिलाऊँगा कि पेशावर चारसद्दा से लेके कराची और कराची से लेके लारकाना तक, कहीं पे नवाज शरीफ साहब गए, कहीं पे मरीम नवाज साहब आ गई, वहाँ से लेके बुख्ती साहब तक। नवाज शरीफ जितने बड़े लीडर हैं उनके ऊपर उतनी भारी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की तमाम इकाइयों को साथ लेके चलें, रीजनल जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं उनको साथ लेके चलें, इलाकाई जो जमातें हैं उनको साथ। देखिए, पाकिस्तान को कैरी करने की जिम्मेदारी नवाज शरीफ को अल्लाह ताला की तरफ से मिला और पाकिस्तान के अवाम की तरफ से मिला। मेरी रिक्वेस्ट है, एक स्पेसिफिक मुझे प्लीज आंसर कर दीजिए। इसका मतलब है कि आपको वो जो एक सीट थी शहबाज शरीफ साहब वाली, वो भी नहीं मिल रही अब, और मेरी इत्तला के मुताबिक आप खुद कराची से ताल्लुक रखते हैं, वहां से आपका एक यूसी चेयरमैन 2-3 दिन पहले आपको छोड़ के एमक्यूएम को ज्वाइन भी कर चुका है। इज दैट करेक्ट और नॉट? ये इट्स करेक्ट। मैं उनका नाम भी बता देता हूँ, अकरम आवान साहब हैं। जी, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। ये जमहूरी कल्चर है। देखिए, ये जमहूरी कल्चर है, जो चाहे कोई आज़ादी, कोई क़ैद-ओ-बंद तो होता नहीं वॉलंटरी। मगर एक बात बताऊं, अभी कोई चीज़ फाइनली और हतमी नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ सेटल हो गई। एक हतमी चीज़ हो गई है कि एमक्यूएम के साथ हमारी बहुत सारे इलाकों में बहुत सारी नशिस्तों पे सीट एडजस्टमेंट होगी, मादी में भी होती रही है और हम बहुत सारी जमातों के साथ करते रहें, तो आइंदा भी फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री हम चाहते हैं कि इस मुल्क के नौजवानों को रोज़गार मिले, हम चाहते हैं कि यहाँ नई सड़कें बने, यहाँ के सेवरेज और यहाँ के पानी का निज़ाम सही हो, हम चाहते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का निज़ाम सही हो, हम चाहते हैं, और करके दिया नवाज शरीफ ने कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो। बंदोखेल साहब, कराची के अंदर ये एक बड़ा इत्तेहाद समझा जाएगा, दो बड़ी सियासी जमातें हैं, दोनों आपके इत्तेहादी थे पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर, और अब ये इत्तेहाद आप ही के खिलाफ बेसिकली बना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आप लोगों का झुकाव क्या मजीद बढ़ेगा इस इत्तेहाद के बनने के बाद? मंसूर अली खान साहब, आप बेहतर अपने नक्शा के इंचार्ज सालके से बड़ी आप बखूबी वाकिफ हो, और अभी आपने जिस वाइस चेयरमैन की बात की थी वो अकरम आवान साहब, और वो इससे पहले हमारे पास आए थे, और उसके साथ जो वाइस चेयरमैन है वो यासिर तनुली पीपल, ये सीट भी इतिहाद से जीता था नून लीग ने, उसको नहीं किया। दूसरी बात आप ये भूल गए, अभी 2 साल पहले मिफ्ता इस्माइल की सूरत में पूरे पीडीएम को पीपल्स पार्टी ने मेरे सीट में शिकस्त दी, और एमक्यूएम आई थी 5वें नंबर पे, और खुद मुस्तफा कमाल साहब खड़े थे, आए थे 4थे नंबर पे। ठीक है, तो उसके अलावा अगर आप 2018 का देख ले तो 2018 में भी लगभग ये सूरत हाल थी,
वहां चूंकि नून लीग आई थी दूसरे नंबर पे और पीटीआई पहले नंबर पे है। अब नून लीग के वहां तमाम लोगों के, मैं समझ रहा हूँ 80% लोगों ने शमूलियत कर ली है पीपल्स पार्टी में, और एक अकरम अवान की सूरत में ये एमक्यू में चले गए। अब एमक्यू मुस्तफा कमाल साहब दो जगह से खड़ा है, एक यहां से ऐलान किए, एक न्यू कराची से। ये इस वजह से इनको अच्छी तरह पता है कि यहां से मैं सीट नहीं निकाल सकता हूं। वो न्यू कराची से यहाँ चूंकि अपने हल्के में अपना जो एक सिकत जमाने के लिए खड़े, अदरवाइज यहाँ इनका कोई पोजीशन नहीं है। दूसरा, अमीन उल हक साहब ने आपको बड़ी खूबसूरती से घुमा दी है। क्या आपने उसके सामने वो मुआहिदा रखा जो एमक्यूएम ने शहबाज शरीफ साहब के साथ की हुकूमत में शामिल होने के लिए? वहां पे जो उनकी दफातर थे जो कि सील हुए थे अल्ताफ हुसैन साहब के दौर में, वो उनको आज तक वापस नहीं मिले। उन्होंने कहा जी मुझे चाहिए नहीं, उन्होंने कहा जी मुझे चाहिए नहीं, हमने नए दफातर खोल लिए हैं। अब तो जब मुतालबा पूरा नहीं हो तो यही बोलेंगे ना आपके साल। हाँ। ये 3 दिन पहले आप पूछ देते तो फिर ये कहते हैं हाँ जी उन्होंने हमारे साथ सही नहीं किया। हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने कराची के पानी की बात की है। कराची के पानी के K4 मनसूबा, उसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ 17 अरब रुपए दिए। ठीक। उसके बाद K5 मनसूबा था जहां मेरे और शहबाज शरीफ साहब का और बिलावल साहब और पटेल साहब के इलाके में पानी जाना था 50 अरब का, 1 टका नहीं दिया। ठीक। और शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम होके, मुफ्ता इस्माइल जो है ना वो वजीर खजाना होके, 1 रुपए नियाल हाशमी साहब बैठे, अगर उन्होंने किया तो मुझे बता दे, और लोग भी सुन रहे हैं मुझे। ठीक। दूसरी बात ये कि मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि ये एहतियात हुआ है। और फिर एमक्यूएम की बात में करूं तो मंसूर अली खान साहब आप एक चीज और भूल गए, आप बखूबी वाकिफ तो है, आप क्या समझ रहे कि इस एमक्यूएम के मुकाबले में एमक्यूएम लंदन भी तो मौजूद है, उनका भी तो वोट बैंक है। तो क्या ये उसी तरह जो दावा करे मुस्तफा कमाल साहब कि हमने 17 सीटें हासिल की है और हमने काम किए, वो तो अल्ताफ हुसैन साहब के दौर पे थे, तो क्या वो अपने बता दे कि पिछले 16 महीने में उसने क्या काम किए, क्या हरकत किए? मैंने इस साल के में 9 अरब 20 करोड़ के तरक्याती काम मंजूर कराया है। तारीख में पहली मर्तबा पानी की और गैस की और सीवरेज के लाने बिचा रहा हूं, ये पता करे अमीन उल हक साहब। चलो मुझे इजाजत दीजिए, मैं आई कम बैक सर, आई कम बैक। पंचोता साहब, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं सर इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो गई है, ढोल बजना शुरू हो गए हैं, मुलाकातें शुरू हो गई हैं, इत्तेहाद बन रहे हैं, कोई इधर से उधर फोन जा रहे हैं, मुलाकातों के लिए इनविटेशंस जा रहे हैं। कराची से उठ के वफ्द जाता है 180H, जाके नून लीग से मुलाकात करता है। सर बल्ले को कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा, बल्ले के साथ कोई मुलाकात नहीं हो रही। खान साहब से आप मुलाकातें करते हैं, उनको बताएं कि जनाब इत्तेहाद बनाने का टाइम आ गया है। देखें, बात यह है कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर आइन है ना, वो तो बिल्कुल रहा कोई नहीं है। लोगों में जो मायूसी है, जो लोग मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं, और मुल्क के अंदर जो लाकानूनियत है, जिस तरह से आज वर्कर्स को, जिस तरह से लोगों के कारोबार बंद किए जा रहे हैं, जिस तरह से तोड़ फोड़ तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं करता। पहले अगर इलेक्शन की तारीख के हवाले से बात हो तो कभी PMLN ने ये नहीं कहा कि जनाब इस तारीख को जो है वो मुख्तस करना चाहिए, 90 डेज से आगे एक दिन भी इलेक्शन नहीं जा सकता। आज आप ये देख लें कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे की इजाजत लेती है, उसके बावजूद उस वकील को जो इजाजत लेता है उसको उठा लिया जाता है और उसके ऊपर दहशतगर्दी दफात दर्ज कर दी जाती हैं, उसी पुराने मुकदमों में नॉमिनेट किया जाता है, फिर एक कपड़ा डालकर उसे अदालत में पेश किया जाता है और आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए जेल भेज दिया जाता है। ये सूरत हाल चल रही है। तो उसमें क्या होगा कि उम्मीदवारों की जब लिस्टें बनाई जा चुकी हैं, बार बार जो जितने लोग जो हैं वो रिलीज होते हैं उनको दोबारा उठा लिया जाता है। अब रात को 50 के करीब हमारे लाहौर से लोग उठा लिए गए हैं। असद कैसर साहब को आपने देखा कि इधर इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है, उधर असद कैसर साहब को 2017 में कोई एंटी करप्शन के रिलेटेड जो है मामला था और 2020 में उस बंदे ने दरखास्त दी और एंटी करप्शन टीम पेशावर से नहीं आई, बल्कि इस्लामाबाद पुलिस ने ये समझा कि वैसे पंचोता साहब बड़ी कथा कलामी की माजरत, लेकिन अगर आपको याद हो मीर शकील रहमान को भी इसी तरह एक बहुत पुराने केस के अंदर आप ही के दौर के अंदर यानी PTI के दौर के अंदर इसी तरह ही उठाया गया था, याद है आपको? देखिए, मीर शकील रहमान साहब को अगर उठाया गया तो मैं कभी भी किसी को बेगुनाह बंदे को किसी भी केस में उठाने की बिल्कुल मजम्मत करता हूँ और कभी भी किसी को बेगुनाह नहीं उठाना चाहिए। अगर उसका कसूर है और उसको उस वक्त के ऊपर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई नहीं है कि कोई किसी के हाथ में कोई चीज आए तो फौरन जनाब। हनीफ अब्बासी के साथ क्या हुआ था पंचोता साहब? हनीफ अब्बासी के साथ देखिए, हनीफ अब्बासी के साथ जो हुआ, मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि अगर उनके ऊपर जुर्म था तो उनको उस कानून के मुताबिक ट्रीट किया गया होगा, जो अगर नहीं किया गया तो बिल्कुल गलत बात है।
मैं तो कभी भी ये नहीं कहूंगा कि किसी को गलत पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जाए, लेकिन जो आज सिलसिला जारी है, मंसूर साहब आप हमेशा व्लॉग भी करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, सारा करते हैं, जो आज सिलसिला जारी है उसके ऊपर क्या कभी कोई बात करता है? आप ये देख लेना कि इमरान खान तो डट के खड़ा है, वो तो जेल में मुकाबला कर रहा है, और दूसरी तरफ देख लें कि एक बंदा अगर डील करके आता है तो उसने मुल्क के अंदर क्या परफॉर्म करना है। 3 दफा उन्होंने हुकूमत की, 3 दफा की आप परफॉर्मेंस देख लें, एक बेहतरीन हुकूमत जा रही है। निहाल साहब, हुकूमत को जो है ये निहाल साहब ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप? हुकूमत लेते हैं तो आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आपने क्या किया 16 महीनों में? निहाल साहब, मैं सुन रहा हूँ गुफ्तगू। निहाल साहब, उसके पीछे मकसद क्या मैं ये बताऊंगा, निहाल साहब, निहाल साहब ने आपके, निहाल साहब पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। माय पॉइंट इज कि इनकी सारी बात के अंदर एक जो इंपॉर्टेंट इशू है वो ये है कि आप जितने मर्जी इत्तेहाद कर लें, जितनी मर्जी मुलाकातें कर लें, लेकिन अगर इलेक्शंस के हवाले से क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो आपके ये इत्तेहाद इस मुल्क में अमन खुशहाली जिसका थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे नहीं आ सकता। वो देखिए, क्रेडिबिलिटी इलेक्शन कमीशन बनाती है और जो हमारे इलेक्शन एक्टिविटीज होती है वो बनाते हैं। ये सबको नहीं पता कि 2018 में क्या हुआ था। मैं आज भी आपसे एक बात करना चाहता हूं कि 2018 में PMLN पंजाब की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। 2018 में RTS को बैठा दिया गया, 2018 में डील किया गया, 2018 में लाडले को लाने के लिए नवाज शरीफ को जेल भेजा गया, मरियम नवाज को जेल भेजा गया, शहबाज शरीफ साहब को जेल भेजा गया। तो वो लोग भूल जाते हैं। हमारी पार्टी का प्रिंसिपल नहीं है कि हम कभी 2 नंबरी करें और 2 नंबरी से बातें करें। हमने कभी इस तरह की बातें नहीं की, हमने इंतकाम के शोले नहीं बने कि अमेरिका से बैठ कर निहाल साहब, ये जो लाइन थी ना, आपको बताऊं, ये जो लाइन थी अभी, ये लाइन सुने, ये जो लाइन अभी आपने थोड़ी देर पहले दी कि लाडले को लाने के लिए नवाज शरीफ को जेल में डाला गया। अगर मैं 2023 के हवाले से इसी जुमले को आपके सामने रखूं तो फिल इन द ब्लैंक्स करते हुए किस नाम को कहां पे फिट करेंगे? नहीं, नवाज शरीफ पाकिस्तान का सबसे मैंने नवाज शरीफ का नाम नहीं लिया था। उसकी परफॉर्मेंस मैंने नवाज शरीफ का नाम नवाज शरीफ एक मिनट सुन ले। आप ना ले, मैं तो ले रहा हूं ना। आप मुझे एक बात बताएं, ले कि इमरान खान और नवाज शरीफ का जब आप कहीं पे मुआवजा करना चाहते हैं तो वो इंतहाई बात होती है। पाकिस्तान में आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, आज जो रवादारी है उसका एक सबूत है सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ। कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली। और मैं आपको एक बात इलेक्शन के हम तो इस बार मेरी जाती कोशिश भी होगी, कराची वाले चाहते हैं कि मरियम नवाज को हम कराची से लाएं और मरियम नवाज यहाँ से भी इलेक्ट होके जाएंगी इंशाल्लाह ताला। इनका क्या करना है, ये इनका क्या करना है? ये जो आपने अभी बात की कि जी हम चाहते हैं मरियम नवाज कराची आए, कराची से इलेक्ट हों, MQM के साथ आज आप लोगों ने इलेक्शन लड़ने का भी इकट्ठे फैसला कर लिया। ये जो माजी में एक दूसरे के बारे में कहते रहे, सुनिए जरा, सुनिए, फिर मैं सवाल रखता हूं। सुनिए क्या कहा था आपने माजी में एक दूसरे के बारे में। गंजे जाके बाल लगवा रहे इंग्लैंड में, जब इसको गिरफ्तार किया था तो उस कमरे से करने की चीजें निकली थी। कातिल हैं आप। सुनो, अब मेरी बात सुन लो, इंसान के बच्चे बनो। ये जानवर लोग हैं, ये इनके कायदीन जानवर हैं, ये जर्नैलों की गोद में बैठने वाले। CID की रिपोर्ट के बाद हम ये समझते हैं वजीर आजम साहब के पास वो हाई मॉरल ग्राउंड नहीं रहा, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आप नदियों में लोगों की लाशों को काट के फेंकेंगे, लोगों की गर्दनें काट के। सोलत मिर्जा इंफॉर्मेशन शेयर करता है, इन क्रिमिनल्स के खिलाफ सबूत और शवाहिद दे रहे हैं। जनरल जिलानी की गोद में परवरिश पाने वाला, ज़ियाउल-हक के पॉलिसीज को आगे बढ़ाने वाला, मुल्क सवारों कर्ज उतारो के अकाउंट कहाँ गए? MQM की बारी थी, काफली की बारी थी, बड़े मजे से इक़्तिदार में रहे हैं, जर्नैलों की गोद में परवरिश डाल। तुमने आमरीयत की गोद में आंख खोली है, रात की तन्हाई में जाकर फौजी जर्नैलों से मिलते हो बुरके पहन के। अरे निहाल साहब, ये तो फिर लाडलों पे बात आ गई सर। नहीं, फिर बात आप ये अमीन साहब से जवाब पूछे। मैं देखिए, हमारी पार्टी का एक बड़ा डिसिप्लिन, अमीन साहब इसका जवाब देंगे, हम इसका जवाब देने के मैं समझता हूँ जरूरत नहीं महसूस करते। आप हमसे पूछे मेट्रो बस के बारे में, आप पूछे मुझसे मोटरवे के बारे में, आप मुझसे पूछे K4 के बारे में, S3 के बारे में, आप लैपटॉप के बारे में पूछे, आप वो बिजली घरों के बारे में पूछे, आप समेडा के बारे में पूछे, आप यहाँ पे अमन के बारे में हमसे पूछे कराची की, हम जवाब देने को तैयार हैं। जरदारी साहब कहते हैं, जरदारी साहब ने आपके इत्तेहादी थे, उन्होंने कहा हमने शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया लेकिन काम शाम कोई नहीं किया उन्होंने। ये आपके इत्तेहादी आपका रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं सर। उनका हक है, वो देखिए ना, अगर वो ना कहें, उनका बेटा कहता है कि काश
शहबाज शरीफ अंकल जैसा कोई पाकिस्तान में और आ जाए। उनका बेटा बिलावल भुट्टो कहता है कि शहबाज शरीफ जैसा वजीर आजम हमने नहीं देखा। वो वजीर आजम नहीं, वो तो अंकल कह रहे हैं। उनका बेटा कहता है सिंध में भी एक शहबाज शरीफ चाहिए। तो अब आप हम अब्बा जान की बात माने या बेटे साहब की बात माने? क्यों जी कादिर मंतूक साहब, किसकी बात माननी है, वालिद साहब की या बेटे की? देखिए, वालिद साहब की बात आपके सामने आ गई। वो एक मुफाहमत का बादशाह हम कहते हैं, वो उन्होंने एक उम्मीद रखी है, मगर उस उम्मीद पे एमक्यूएम के दोस्त अमीन उल हक साहब पर्दा रख रहे हैं, पानी फेर दिए है। आप मुझे बता दे, चलो निहाल हाशमी साहब सारी चीजें छोड़ दे, कराची के लिए जहाँ शहबाज शरीफ साहब तफरी के लिए आके इलेक्शन लड़ते हैं, यहाँ पे क्या किया? एक चीज मुझे बताओ, तिनका तो बता दो मुझे, अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की है। देखिए, ये इलेक्शन के लिए कराची बाशऊर पढ़े लिखे लोगों का शहर है। हर आदमी के हाथ में मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है। ये बेवकूफ नहीं है, ये कोई पंजाब का पिंड नहीं है कि एक नारा आपने लगा ली चलो। और ये जो आप चीजें गिनवा रहे हो, ये 35 साल पुराने हैं, और ये सारी चीजें 35 साल की हुकूमत के फिर हिसाब से ये 2-4 चीजें आप उसके अंदर लगा लें। फिर आपने ग्रीन बस की बात की, वो ग्रीन बस तो अधूरा छोड़ गए। वो तो आपके एहसन इकबाल साहब जाके उस पर जबरदस्ती तख्ती लगा रहे थे, नामुकम्मल उस पर। तो सवाल ये कि ये सारी चीजें आपको इलेक्शन के सामने नजर आ जाएगी। और फिर आपने बड़ा अच्छा सवाल किए कि मुस्तफा कमाल साहब ऑलरेडी नॉमिनेट हो चुका है 242 से, और ये कह रहे मरियम नवाज साहिबा आएगी। तो मैं तो वेलकम कहता हूँ, आ जाओ। मुस्तफा कमाल साहब को 2021 में मैं शिकस्त दे चुका हूँ, चौथे नंबर पे भेज के। और आ जाए मुस्लिम लीग नून भी, जो कि मिफ्ता इस्माइल, पूरे पीडीएम को मैंने शिकस्त दी, पीपल्स पार्टी की जालों ने। ये पंचोता साहब, ये सारी जो आपने गुफ्तगू सुनी है सर, आई नो आपका वैसे लीगल मैटर्स के साथ ताल्लुक है, लेकिन कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेजेंस के हवाले से भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो पीटीआई के जो कैंडिडेट्स थे वो तो अब पीटीआई को छोड़ चुके हैं। तो खान साहब से आपकी कोई बात हुई? उन्होंने बताया कि कराची के हवाले से या सिंध के हवाले से इन मैटर्स को कौन चलाएगा? देखें, बात यह है कि वहाँ पर जो हलीम आदिल शेख हैं वो सदर हैं, और बकाया तौर पर उन कोर्ट पेशी पे आते हैं, लोग उन्हें मिलते हैं और उनका पूरा वर्क है। खुर्रम शेख जमान साहब हैं, बाकी भी हमारी वहाँ पर लीडरशिप मौजूद है। इस वक्त मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो पूरी तैयारी है, मुल्क के अंदर लिस्टें जो उम्मीदवारों की और सारा प्रोसेस किया हुआ है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड की बात तो दूर की है ना, फील्ड में उतरने के लिए मौका नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि फील्ड मौजूद है जी, आप आएँ और आप बिल्कुल वहाँ पर जो है परफॉर्म करें। जब आप लोगों को निकलने नहीं देंगे, जब आप जलसे की इजाजत नहीं देंगे, जब आप झंडे की इजाजत नहीं देंगे, जब आप किसी को कैंपेन की इजाजत नहीं देंगे, तो कैसे आप कहेंगे कि मुल्क के अंदर जो है वो आइन बिल्कुल बहाल है? बिल्कुल आइन की खुलेआम जो है वो गलावर्जियां धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और इसके ऊपर कोई सुनने वाला, जैसे फलस्तीन में आज हो रहा है ना जी, और हम सिर्फ जो यहाँ पर बैठ कर जो है वो कह देते हैं कि बड़ा जुल्म हो रहा है। जो अमेरिका अमदाद कर रहा है वहाँ पर बकाया तौर पर, क्या उसके हवाले से निगरान हुकूमत ने, नवाज शरीफ साहब ने, ये किसी ने आकर बयान दिया? ये नहीं देंगे, क्योंकि ये फलस्तीन का मुआवजा पाकिस्तान के साथ, मतलब डू यू थिंक दैट्स अ फेयर कंपैरिजन? देखिए, बात यह है कि जो वहाँ पर जुल्म हो रहा है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर उसका एक पोर्शन, एक हिस्सा भी निकाला जाए, या 2 से या 5% या कुछ कर लें, तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। 25 लोग जो हैं बाकायदा तौर पर जो वहाँ पर जो है वो शहीद किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर थे, और उसके साथ 4 लोग पैरालाइज हुए, 100 से ज्यादा जो है वो जख्मी हुए। 25 लोग शहीद हुए कब सर? जी, ये जब ये सारा प्रोसेस हुआ है, जब ये एक तो जो वहाँ पर जमान पार्क में ऑपरेशन किया गया, या उसके बाद जो है जमान पार्क के ऑपरेशन में 25 लोग शहीद हुए थे जी। 16 लोग जो हैं, 16 लोगों की कंफर्मिटी आई, और जो बाकी हैं उन लोगों के बारे में कंफर्म इसलिए नहीं किया गया क्योंकि लोगों को जब इस तरह से अप्रोच किया गया कि हम आपको इमदाद देते हैं, हम आपको जो है वो फंड्स देते हैं क्योंकि आप का जानी नुकसान हुआ, तो लोगों ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। पंचोता साहब 25 लोग, 25 पंचोता साहब 25, मैं बड़ा ही मेरे कंसर्न्स हैं, क्योंकि आप मुझे बहुत बड़ा फिगर दे रहे हैं। आप मुझे उन 25 लोगों के नाम, नंबर, एड्रेसेस दे सकते हैं? देखें, जो 16 लोग मैं आपको बताया ना कि 25 लोगों की इसी तरह से हमें मिली इतला, और उसके ऊपर 16 लोग जो कंफर्म हुए, उनके नाम और लिस्टें बनाई, वो इसलिए आपके सामने शेयर नहीं कर सकता क्योंकि फिर वो बेचारे बचेंगे कोई नहीं।
दूसरे नंबर पर अगर पर्सनली सर मैंने क्या करना है, आपने मेरे साथ पंचोता साहब आपने नहीं पंचोता साहब आपने मेरे साथ सर शेयर करना है, आपने मेरे साथ शेयर, मैं कोई कानून नाफिज करने वाले इदारों की बात नहीं कर रहा, मेरे साथ आई वांट टू नो कि 16 लोग सर, अगर 25 नहीं 16 भी हैं, बहुत बड़ा नंबर है ये, लेकिन प्लीज बहुत बड़ा नंबर है। और उनको बाकायदा तौर पर अप्रोच किया गया कि आपको हम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, खान साहब ने कहा कि हम उनको फंड देंगे, उनको पैसे देंगे कि जो हमारी तरफ से जितनी इमदाद हो सके, लेकिन उन्होंने जो है वो एक्सेस देने से इनकार किया। उनको शायद लगा कि हमसे प्रोसिक्यूशन करवाएंगे तो लिहाजा हम तो कोई स्टेट के साथ लड़ नहीं सकते, तो उन्होंने इनकार किया। तो ये सूरत हाल जो है, ये तो ओवरऑल जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों ने देखी कि किस तरह से लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया। लोग 4 लोग तो पैरालाइज हुए, उनके नाम भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, मैं लेट मी टेक अ ब्रेक। जहां पे नून लीग और एमक्यूएम के इस इत्तेहाद की बात हो रही है, वहीं पे एमक्यूएम की जानिब से मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज एक ऐलान किया गया कि मुस्लिम लीग नून के एक सिंध के चैप्टर के नए सदर बशीर मेमन साहब, जो कि साबिक DGFI हैं, उन्हें तैनात किया गया है। बड़ी सरप्राइजिंग बेसिकली ये अपॉइंटमेंट है, और किस तरह तैनात किया गया और इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। निहाल हाशमी साहब, आज मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन साहब को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई, ऐलान किया गया। हम चेक कर रहे थे 29 सितंबर को उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया, 7 नवंबर को मुस्लिम लीग नून सिंध का उन्हें सदर बना दिया गया। सर बड़ी तरक्की की तेज मनाजिल तय होती हैं आपकी पार्टी के अंदर। आप भी अच्छा काम कर रहे हैं तो आप भी तरक्की कर रहे हैं। बात सारी यह है कि हर किसी को तरक्की का हासिल है, और आज तक एक महीने में कभी भी किसी इदारे का सदर नहीं बन सकता। अच्छा, आप सुन तो लेना, बशीर मेमन साहब हमारे साथ कई सालों से राब्ते में हैं। रिटायरमेंट के बाद उनके जब टेन्योर पूरा हो गया तो वो हमारे साथ राब्ते में रहे, हमारे साथ मैं खुद ज़ाती तौर पर उनके साथ मेरा राब्ता रहा है बेशुमार बार, और हम सिंध की पॉलिटिक्स को डिस्कस करते रहे। और एक अच्छा शगुन है बशीर साहब का ना, और वो एक बहुत ही बासलाहियत आदमी है, वो डाउन टू अर्थ अर्थ आदमी है और वर्किंग क्लास से आदमी है। वो कोई वडेरे ज़मींदार तो है नहीं, वो वर्किंग क्लास के आदमी है। तो पाकिस्तान की सियासत में वर्किंग क्लास का होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के आप देखिए, एक बहुत अच्छी सी चीज़ है पाकिस्तान से, जहाँ पे वडेरा कल्चर है वहाँ पे एक अगर डाउन टू अर्थ आदमी और एक वर्किंग क्लास का आदमी आता है तो इसमें कोई मजाक नहीं, और हमारी क़यादत जिसको मुनासिब समझती है उसे मुंतखब करती है। हाशमी को मुनासिब क्यों नहीं समझा उन्होंने? कराची से जब एक मिनट सुन ले, कराची से जब यहाँ से हम गए 21 तारीख के लिए, तो आपने देखा होगा कराची की रेल्स जो हैं वो भर गई, ओवरफ्लो हो गया था। 5000 तो सिर्फ कराची से लोग गए थे। स्टेशनों पे हमारे लोगों ने पटरी पे लेट गए थे। निहाल हाशमी मादी में भी रहा है और मुस्तकबिल में भी इंशाल्लाह, जहाँ पे क़यादत मुझे मैं आज समझता हूँ कि मैं ज़्यादा फोकस करूँगा कि मलीर डिस्ट्रिक्ट है, शायद मेरा भाई इस पर एहतजाज करे कादिर, मगर मलीर डिस्ट्रिक्ट के 3 सीट हम जीतेंगे। मलीर डिस्ट्रिक्ट पे मैं चाहूँगा मरियम मेरा सवाल ये है, इलाके हमारे, मेरा सवाल ये है कि निहाल हाशमी जिन्होंने तौहीन अदालत की सज़ा बर्दाश्त की, जो सेनेटर रह चुके हैं, मिफ्ता इस्माइल जो साबिक वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसे ये जिम्मेदारी दी जाती। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उनका ताल्लुक भी इधर से ही है, कराची से ही है। इनमें से कोई इस काबिल नहीं था। एक शख्स जो बिल्कुल अभी नया पार्टी के अंदर शामिल होता है, ज्वाइन करता है, और वो 1 महीना 8 दिन के बाद उसको इतना बड़ा ओहदा मिल जाता है। सर ये मुझे डायनेमिक सिर्फ समझा दें, मैं तो सिर्फ ये आपसे तस्करा कर रहा हूँ। आप लोगों से वो काम, क्या ऐसा काम है जो नहीं हो सका जो बशीर मेमन साहब ने करके दिखा दिया? जो काम हम कर सकते हैं वो नहीं करते हैं, जो वो करते हैं वो हम शायद ना कर। मैं ये समझता हूं आप उनकी तारीफ कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं उनकी? दुबैर साहब नहीं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं कि उनके लिए भी कोई ना कोई काम जरूर है, हमारे लिए भी काम है, हमारी भी जिम्मेदारी है। अभी मैं इस कमेटी में था जो वेलकम कमेटी थी, उसके अलावा मैं पार्टी के पैनल के ऊपर हूँ। मैं टेलीविज़न पे आकर के पार्टी के जो नज़रियात है उसको आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि क़यादत बेहतर समझती है कि किससे कब क्या काम की, और ये जो है ये कैप्टन का काम है कि वो किस प्लेयर को कहाँ पे पोस्ट आउट करती है, कहाँ पे उसको प्लेसमेंट करती है। ये
क़यादत बेहतर तौर पे समझती है। हर मैदान के अपने तकाजे होते हैं। आज जो 2023 का जो इलेक्शन है, जो उसके तकाजे हैं वो डिफरेंट है 2018 से और 2013 से। तो आज के तकाजे के मुताबिक मेरे ख्याल से बशीर मेमन साहब बहुत फिट आदमी है। बशीर मेमन साहब ने, वैसे सर मेरी नॉलेज के लिए हाँ या ना में, जो आज तक कभी इलेक्शन लड़ा है? उनके भाई लड़ते रहे। उनके भाई ने पिछले इलेक्शन में 37,000 वोट लिया था। नसीर मेमन साहब 37,000 वोट लिया था पीपल्स पार्टी के मुकाबले में। नसीर मेमन साहब ने हाला से तो उनके खानदान में और दीगर लोग सियासी खानदान है, सियासी घराना है उनका। उनके चाचा लड़ते रहे, उनके भाई लड़ रहे हैं। कादिर साहब, मेरी इतला ये बताती है, सोर्सेज हमें बताते हैं कि पीपल्स पार्टी को बशीर मेमन साहब से माजी के अंदर हिस्टोरिकली बड़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, माजी के अंदर भी। अब मुस्लिम लीग नून ने उन्हें सिंध का सदर बना दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा मुस्तकबिल में चल के जब कोई इत्तेहाद वगैरह करेगी, ये प्रॉब्लम तो नहीं बनेगा ये तैनाती जो है? देखिए, मेरे ख्याल में नियाला हाशमी साहब ने इतराफी जुर्म खुद ही कर लिया है। और वो ये कहता था कि बशीर मेमन साहब से मैं सालों से राब्ते में था, सियासी डिस्कशन हो रही थी, तो गोया वो एज ए डायरेक्टर जनरल FIA उसके भाई ने 37,000 किस तरह ली, ये तो आपको अंदाजा हो गया था। दूसरी बात ये कि एज ए डायरेक्टर जनरल FIA आप सालों से राब्ते में थे, तो आप क्या काम ले रहे थे उनसे, वो भी सबके ऊपर वाज़ेह हो गई है। नहीं, मैंने कहा रिटायरमेंट के बाद, वो रिटायर हो चुके थे 5 साल पहले। तो अभी हुए हैं, एक मिनट 4 साल हो गया रिटायर। कितने हुए हैं? 4 साल पहले रिटायर हुए वो। निहाल साहब कब रिटायर हुए? 4 साल पहले रिटायर हुए वो। कब हुए रिटायर, बताएं ना, कब हुए रिटायर? नहीं हुआ, 2021 में रिटायर हुए वो। तो ये 4 साल बनते हैं 2023 में? हाँ, 21, 22, 23 तकरीबन 4 साल बनते हैं यार। निहाल साहब क्या हो गया यार, 2021, 22, 23 4 साल बनते हैं भाईजान। फिर 20 में रिटायर हुए होंगे। देखिए, या तो फिर 20 में रिटायर हुए होंगे जब इमरान खान जैसे एक जाबी, देखिए ना, एक उसूल पसंद। आप उनके ऊपर कोई करप्शन का इल्जाम है क्या? उनके ऊपर नेपोटिज्म का इल्जाम है क्या? उनके ऊपर कोई दीगर इल्जाम है? नहीं। अगर एक आदमी मिस्टर क्लीन है तो उसके ऊपर मंदोखेल साहब ने अभी नेपोटिज्म का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा आप अंदाजा कर लें उनके भाई ने सीट किस तरह जीती होगी, वो DG FIA थे। ये थोड़ी देर पहले उन्होंने इल्जाम लगाया। नहीं, उनका खानदान इलेक्शन लड़ता रहा है। मंदोखेल साहब को जरा जवाब देने, बिल्कुल सही बात, मंदोखेल साहब को जवाब देने। जी मंदोखेल साहब प्लीज गो अहेड। देखिए, मैंने इतराफी जुर्म इस वजह से नियाला हाशमी साहब कहा कि एज ए डायरेक्टर जनरल वो सालों से उनके साथ डिस्कशन में थे और सियासी गुफ्तगू करते थे। आप इसका अंदाजा लगा ले। फिर नहीं कहा डायरेक्टर जनरल ने रिटायरमेंट के बाद एज ए DG में कभी नहीं मिला। 2 साल हो गए, सालों क्या होता है? अच्छा सुन ले, हौसला कर ले, हौसला कर ले नियाल भाई, हौसला कर ले उनको। अरे हौसला कर ले नियाल भाई, हौसला कर ले, हौसला रखें, आप डरे नहीं। बशीर मेमन से ना घबराएं, वो अच्छे आदमी है। अच्छा मैं बोलूं? आप बोलिए। अच्छा मंसूर अली खान साहब, मैं घबराहट से आपके अंदाजा कर रहा हूं कि आप निहाल साहब लेट हिम कंप्लीट, प्लीज लेट हिम कंप्लीट। जी मंदोखेल साहब, एक तो ये आपके पर वाज़ेह हो गया, जहां मंसूर अली खान साहब आपके शो में हर जगह में चिखता रहता हूं कि मुस्लिम लीग नून ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल कर रही, ये वाज़ेह सबूत आपके सामने आ गया। तोकीर शाह की शक्ल में और बशीर मेमन की शक्ल में, फवाद हसन फवाद की शक्ल में, चीमा की शक्ल में, ये सारी चीजें आपके सामने आ गई। बाकी जो पंजाब भर में जो उनकी बोर्ड के चेयरमैन बैठे हैं वो अभी तक बैठे हुए हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि वडेराइज्म के बाद क्या ये ब्यूरोक्रेट एक नया मॉडल आ गया, यानी पूरा सिंध में एक आदमी निहाल हाशमी समेत इस काबिल नहीं था कि वो सिंध का सदर बन जाए। एक ब्यूरोक्रेट को रातों रात, आपने खुद बताया, महीने के बाद उसको डायरेक्टर जनरल, मगर महीने से पहले अब ये भी गिन ले उसको कमेटी का चेयरमैन कितने दिन की बात बना लिया, वो भी आप गिन ले, शायद 1-2 दिन की बात है। तो सवाल ये है कि आप ब्यूरोक्रेट इस्तेमाल करे हो पिछले 35 साल से, जिन लोगों को आप ले गए। बशीर मेमन की सारे वाज़ेह सबूत आ गई कि उसने अपनी भाई के लिए क्या काम किया होगा जो 37,000 वोट लिया है। लेकिन आप हौसला रखें निहाल भाई, इंशाल्लाह ये जितने ब्यूरोक्रेट है, जितने ये MQM के लोग हैं, आप साथ मिला के कर ले तो इंशाल्लाह आप मरियम बीबी को मलिर से ना इधर NA 242 से लड़ा है, तो इंशाल्लाह इलाके के लोग आपको वोट की सूरत में जवाब देंगे, क्योंकि आपने न पहले कभी कुछ किए न बाद में कुछ किए। जो कुछ हल्के में तरक्याती क्या हुए आप अपने लोगों से पूछे, वो पीपल्स पार्टी ने किया। आज भी गली गली जब काम हो रहा है तरक्याती काम, वो पीपल्स पार्टी की सूरत में हो रहा है। सर निहाल साहब जल्दी कमेंट करें, मैंने पंचोता साहब के पास जाना है। जी
यकीन जाने हमने सिंध में कोई नौकरी नहीं बेची, हमने जमीनों के लिए सिस्टम नहीं बनाया, हमने सड़कें नहीं तोड़ी, हमने ठेके और टेंडर अपने लोगों को नहीं दिया, हमने नेपोटिज्म। नवाज शरीफ को इसीलिए वोट मिलेगा कि उसने शहर को अमन दिया, सिंध को डाकू राज का खात्मा किया, यहाँ पे तरक्याती मंसूबे किए, हमने सिस्टम नहीं बनाया, हमने करप्शन को रवाज नहीं दिया। इसलिए हमें उम्मीद है कि नवाज शरीफ ने जो कल्चर राज किया है उसे वोट मिलेगा। ये थोड़ी देर पहले जो चार्जशीट थी पंजाब में की है, ये किसने किया फिर? ये हाशमी साहब, निहाल साहब, ये सारा कुछ ये जो भी चार्जशीट दे रहे थे आप, ये पीपल्स पार्टी का कारनामा है। सिस्टम किसने ये पीपल्स पार्टी का कारनामा है। देखिए, ये करप्शन करना पीपल्स पार्टी का कारनामा है। मुजाहरा करते थे कि हमने नौकरियों के लिए रिश्वत दिया है, ये पीपल्स पार्टी का कारनामा है। निहाल साहब, कराची प्रेस क्लब में डॉक्टर्स भी कहते थे, नर्सेज भी कहते थे, आई एम आस्किंग यू अगेन, पार्टी ने आई एम आस्किंग यू लेकर के नौकरियां बेची। आई एम आस्किंग यू अगेन, ये करप्शन, ये सड़कें तोड़ना, ये कब्जे, ये सारा पीपल्स पार्टी का चार्जशीट है जो भी आपने बताया हमें? जी, ये तो कराची के हर बच्चे को मालूम है। कराची में आप घूम जाए आपको पता लग जाएगा। वाह निहाल साहब, वाह। और उसके बाद, इसके बावजूद 16 माह के अंदर इत्तेहाद कर लिया इन लोगों के साथ। देखिए, सियासी इत्तेहाद और चीज है, हुकूमती इत्तेहाद और चीज है। अरे ये चाहते थे वजीर खारजा बनना, ये सिलेक्ट होना चाहते थे वजीर खारजा, लाड़काना और कराची की गलियों में दर्शन ले जाने के बाद इनसे पूछे ये क्यों आए थे नवाज शरीफ? हाशमी साहब कभी शहबाज शरीफ सोच भी नहीं सकता था वज़ीर आज़म बनने की, नवाज शरीफ साहब के होते हुए। ये बिलावल साहब जरदारी साहब ने वज़ीर आज़म बनाया, ये भी याद रखें। बहुत अच्छे, शुक्र है आपने एडमिट कर लिया कि जरदारी साहब ने नवाज शरीफ को वजीर आज़म बनवाया। थैंक यू वेरी मच। शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं हैरान हूं कि नवाज इक़्तिदार की खातिर मरियम नवाज एक ही बात बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, इक़्तिदार की खातिर। उसके बाद आप हमें बताते हैं कि वो कितना बुरा इंसान है। निहाल साहब, नहीं, हमें तो पता था ना। देखिए ना, इनके सिंध गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं। आप बच्चे से जाकर के पूछ लीजिए जनाब कि क्या होता रहा है यहाँ पे। चले, मैं पंचोता साहब से, सिंध के गलियों में जाके पूछ ले, सैलाब ज़दागान से जाके पूछ लीजिए, किसानों से पूछ लीजिए, मजदूरों से पूछ लीजिए। पंचोता साहब, ये बशीर मेमन साहब वही साहब हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ गवाहियां दी हुई हैं, टॉक शोज के अंदर इंटरव्यूज दिए हुए हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है वो मुझे बड़े संगीन किस्म के ऑर्डर्स दिए जाते थे। चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब जो उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे, और इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से ये वही बशीर मेमन साहब हैं जो मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बन गए हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, ये उनका ज़रफ़ है जी कि वो इस तरह की गवाहियाँ आपको आए रोज़ देख रहे हैं, हर तरफ से आ रही हैं, तो उनकी मेहरबानी है कि वो इस तरह की गवाही दे रहे हैं। दूसरे नंबर पर बात यह है कि 16 महीनों में और स्टेटमेंट थी, अब और हैं। पंचोता साहब, वी कांट हियर यू, कोई टेक्निकल रीजन है? लेट मी टेक अ ब्रेक। मैं ब्रेक के अंदर ये टेक्निकल इशू भी नाज़रीन रिजॉल्व करता हूं, देन वील आस्क द क्वेश्चन अगेन। प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नहीं पंचोता साहब, मैं जरा थोड़ा सा खान साहब के बारे में बात करना चाहूँगा। एक तो आप लोग आज स्टे लेना चाह रहे थे लेकिन स्टे नहीं मिल सका आप लोगों को साइफर केस के अंदर, और दूसरा आज एक और खबर आई कि अडयाला जेल से उसके गेट से 200 मीटर दूर एक फासले के ऊपर जो है वहाँ पे एक बम बरामद हुआ है। अब सिक्योरिटी कंसर्न्स खान साहब के लिए पहले ही मौजूद हैं, आप लोग ओपन ट्रायल के लिए भी डिमांड कर रहे हैं, ऊपर से ये सिक्योरिटी थ्रेट आना, किस तरह देख रहे हैं आप? अभी भी चाहेंगे कि ओपन ट्रायल ही हो? देखें, बात यह है कि इमरान खान साहब जिस वक्त उनके ऊपर जो है वो उनके वारंट निकाले गए थे यहाँ पर, और 26 घंटे में हमेशा आपके प्रोग्राम में कहता हूँ ऑपरेशन जारी किया गया कि वो जनाब अदालत में पेश हों, और उस वक्त उनको साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी भी नहीं दी गई थी, और वो अभी तक मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, और उस वक्त उन्हें जबरदस्ती जो है वो पेश करवाया गया। और जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर जब वो पेश होते हैं, यानी कि अदालत वहां से शिफ्ट की गई इस वजह से क्योंकि F8 कचहरी के अंदर आए रोज ऐसे हादसे, और वहां पर वो दुकानें ओपन और वो सारा वहां पर सिक्योरिटी के कंसर्न बहुत ज्यादा थे, और वहां पर पहले ऑलरेडी कत्ल भी हो चुके थे, तो जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर शिफ्ट किया गया। जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश होते हैं, फिर उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है, FIR उनके वर्कर के ऊपर भी और उनके ऊपर भी दी जाती है, लेकिन खान साहब को बार बार पेश करवाया जाता है। जो नया कम्प्लेक्स बनाया गया है उस जगह के ऊपर भी खान साहब को पेश करवाया गया। ये तोशाखाना केस के अंदर जाकर स्टेटमेंट
उन्होंने 2-2 घंटे खड़े होके दिए, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो उस वक्त उनको सिक्योरिटी भी फराहम नहीं की जाती थी और अपनी सिक्योरिटी के अंदर वो आते थे, और ऊपर से आपने ये भी देखा कि बोतलें फेंकी जाती थी। इस तरह के काफी इवेंट्स उस वक्त हुए। तो आज क्यों मजबूरी बनाई जा रही है? आज सिर्फ इसलिए क्योंकि ये खौफ है ना कि वो आएंगे सामने, क्योंकि वो तो दिलों में राज करते हैं। तो वो फिर शायद दोबारा उस तरह से जो आज हाइप क्रिएट की गई है, लोगों को बिठाया गया, डराया गया, धमकाया गया, तो वो फिर दोबारा की इस तरह का मूवमेंट टूट ना जाए। पेश करना चाहिए जो कोर्ट ऑफ लॉ मौजूद है। जेल के अंदर क्यों ट्रायल चलाया जा रहा है? यहाँ पर कोई जो है मुल्क दुश्मन या कोई, देखिए ना आप कुलभूषण यादव के साथ क्या सलूक है, और आप अपने साबिक वजीर आजम जिसके ऊपर सिर्फ निहाल हाशमी साहब, एक तस्वीर वो पंचोता साहब कह रहे हैं सिर्फ उनकी एक झलक छुपाने के लिए, क्योंकि वो दिलों में बसते हैं, वो नजर ना आ जाए आंखों को, इस वजह से सब कुछ हो रहा है। निहाल हाशमी साहब, सर ये सियासी जमात ही नहीं है, हम सब जेल गए हैं, हमारे पूरी क़यादत जेल गई है, सालों जेल में रही है। ये चंद महीने में, चंद हफ्तों में, चंद दिनों में लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। भाई अगर आप सियासत कर रहे हैं, अगर आपने सही हैं तो आप जेल और रेल की मुसीबत तो बर्दाश्त करना पड़ता है ना। ये सियासी जमात नहीं है कि हमने देखा सीरीज़ लग गया, इनके लोग आकर के कह रहे थे कि मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक दिन जेल में नहीं रह सकते। हमारा तो कायद कई बार सालों रहा है जेल में, ये जेलों की इतनी शिकायत करते हैं, हमने तो कभी कोई सहूलत भी नहीं मांगी। तो सियासी जमात को ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया में बर्दाश्त करनी पड़ती है। और झलक देखने की बात है तो ये बात ये अपने कारकुनों को खुश करने के लिए कहते हैं। झलक नवाज शरीफ ने दिखाया 21 अक्टूबर को कि उसके एक झलक देखने के लिए पूरे पाकिस्तान से मिलियंस लोग आकर के जमा होते हैं आपके शहर लाहौर में, और सब अपने आपने कराची में देखा होगा किस तरह से, जहाँ पे लोग कहते थे कि नवाज शरीफ का नाम लेने वाला नहीं है, पार्टी नहीं है, वहाँ से हज़ारों हजार लोग जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान जाम हो गया था। तो झलक किस तरह से आप मेरे हर सवाल के जवाब में जिस तरह आखिर में जाके ना 70% जवाब देने के बाद जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब की तारीफें करते हैं ना, मैं दोबारा हैरान हूँ कि बशीर मेमन साहब को किस तरह मुस्लिम लीग नून सिंध का सदर बना दिया गया। आप जितना खूबसूरती से काम करते हैं बशीर मेमन साहब नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी पता नहीं बना दिया गया। चलें ठीक है। मंदोखेल साहब, ये जो पंचोता साहब फरमा रहे हैं सर, ये ज्यादती है, जुल्म है, क्योंकि आपके लीडर्स ने भी जो है वो इस तरह का जुल्म बर्दाश्त किया हुआ है माजी के अंदर, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं या जो तकलीफ जिसका वो जिक्र कर रहे हैं वो नाजायज़ कर रहे हैं या जायज़ कर रहे हैं? सर तकलीफ का जिक्र नहीं है, पहले तो ये रखें, तकलीफ का नहीं। अच्छा तकलीफ नहीं है जी। मंदोखेल साहब जी। फवाद चौधरी साहब मेरी मुखालिफ पार्टी का है, गो कि हम एक दिन में सुप्रीम कोर्ट के वकील बने। मुझे सियासी तौर पे उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं है, मगर बहैसियत समाजी कारकुन आप मुझे बता दो कि एक केस में पैसों का या गबन का हो या जो भी का जिसका सबूत है या नहीं है, या वो जानता है नहीं जानता है, वो एक अलग मैटर है। क्या उसकी सर पे कपड़ा डाल के पूरे एक दहशतगर्द बना के ले जा रहे, तो ये तो, और पार्लियामेंटेरियन रह चुका है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, ये एक मिसाल है। फिर उसके बाद असद कैसर साहब के खिलाफ, तो ये इस तरह मैं ये कहूँगा कि आर्टिकल 10A जो है ना, ये पीपल्स पार्टी के दौर में इंट्रोड्यूस हुआ है, एक्सेस टू जस्टिस, ये सारी चीजें उसके अंदर मौजूद है। क्या उन्हें वकला तक रसाई, क्या उसके साथ जो बाकी जो सहूलियत है आर्टिकल 10A के तहत वो बोले, तो मैं समझ रहा हूँ पीपल्स पार्टी की। आपको याद दिला दूं, मैं दावे के साथ कहता हूँ पंचोता साहब और निहाल हाशमी साहब दोनों रिसर्च करके बता दे। वैसे मंदोखेल साहब, पार्टी की मंदोखेल साहब आप वैसे मंदोखेल साहब, मैंने सवाल पीटीआई के हवाले से किया था, आपने अपना केस सारा फवाद चौधरी साहब के ऊपर बिल्ड कर दिया। फवाद चौधरी साहब पीटीआई में नहीं है। नहीं, पीटीआई के पंचोता साहब अगर इनकार करें तो फिर मैं दूसरा जवाब दे। नहीं है, पीटीआई के नहीं है। पंचोता साहब कंफर्म करें सर, नहीं है ना, पीटीआई में तो नहीं है। ओ भाई, कल इनका तर्जुमान गौर खान साहब मेरे साथ जियो पे बैठा हुआ, तो एक्सेप्ट कर रहा था, हमारे लोग हैं, हमारे साथ है। पंचोता साहब कर क्लियर करें सर, इसको अभी कह दें नहीं है, ताकि मैं आगे चलूं। मैं एमी बिला वजह उनको पीटीआई के साथ जोड़ दिया। पंचोता साहब देखें, बात यह है कि इसके ऊपर पीटीआई जो है वो खुद बयान दे तो वो ज्यादा बेहतर है। जमात जो बतौर जमात है, और दूसरे नंबर पर उन्होंने उन्होंने एक दफा आईपीपी में जाकर वो उन्होंने बैठक की है, उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर शमूलियत नहीं की, तो शायद उस वजह से ये किया जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर फिरदौस। चले, बहुत बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल साहब, निहाल हाशमी साहब, नईम हैदर पंचोता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक इतना ही, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।